आरंभ किया जाए। लगभग 3 वर्ष हो गए कि चीन की सेना ने भारत की सरजमी में घुसपैठ की थी। सबसे पहले तो हम भारतीय सेना की सराहना करना चाहते हैं, जिन्होंने पिछले 3 वर्ष से बहुत ही हिम्मत के साथ, हौसले के साथ चीन की सेना का मुकाबला किया, पर और उनको कई बार खदेड़ा भी। लेकिन कुछ बुनियादी सवाल अभी भी इतने वर्ष बाद एक चिंता का विषय बने हुए हैं और जिसका सरकार की तरफ से पिछले 35 महीनों में कोई जवाब नहीं आया कि आखिर इतने व्यापक स्तर के ऊपर, इतनी जगह पे, नियंत्रण रेखा पे ये घुसपैठ क्यों हुई। और ये बात मैं इसलिए आपके संज्ञान में लेके आ रहा हूं कि वर्ष 1993 से शुरू करके वर्ष 2012 तक ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो नियंत्रण रेखा है, इसको मैनेज करने के लिए एक मूलभूत ढांचा तैयार किया गया था और उसके कुछ जो प्रमुख अंश हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 7 सितंबर 1993 को एक अग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए। 29 नवंबर 1996 को अग्रीमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द LAC। 11 अप्रैल 2005 को प्रोटोकॉल ऑन द मोडालिटीज ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द LAC। जनवरी 17, 2012 को agreement on the establishment of a working mechanism for consultation and coordination on the Indo-China border affairs, और 23 अक्टूबर 2013 को बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो 1993 से शुरू होकर 2013 तक लगभग 20 साल, और इस 20 साल में कांग्रेस की भी सरकारें रहीं, यूनाइटेड फ्रंट की भी सरकारें रहीं, एनडीए भाजपा की भी सरकार रही, पर ये एक मूलभूत ढांचा तैयार किया गया जिससे कि जो नियंत्रण रेखा है, क्योंकि वो अनडिमार्केटेड है, अनडिलिनिएटेड है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई तनाव पैदा ना हो। और इसके बावजूद आज भी हमारे 50-60 हजार सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर तैनात हैं। और ये बुनियादी सवाल इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2013 से लेके अब तक 19 बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले, 5 बार प्रधानमंत्री चीन गए। शायद कोई भी प्रधानमंत्री 1947 से लेके 2023 तक इतनी बारी चीन नहीं गया होगा। और इसके अलावा वुहान में 2018 में, मामलापुरम में 2019 में
ये इनफॉर्मल समिट हुए। और इस सब के बावजूद 2014 में चुमुर हुआ, 2017 में डोकलम हुआ, 2020 में गलवान हुआ और दिसंबर 2022 में त्वांग में जो यांगटीज दरिया है वहां पर आपस में झड़प हुई। तो ये जो सारी घटनाएं हैं ये भारत चीन रिश्तों का एक नया मील पत्थर बन गई है। तो एक तरफ तो ये घुसपैठ है और दूसरी तरफ अगर आप देखें चीन से जो भारत का व्यापार है वर्ष 2000 से लेकर 2022 तक ये बहुत तेजी से बढ़ा। वर्ष 2022 में चीन से हमने 136 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया। टोटल ट्रेड थी 136 बिलियन डॉलर, 119 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया और 17.5 डॉलर का सिर्फ बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया। तो जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है जिसमें चीन को फायदा मिलता है वो आज 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। तो कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो चीन से घुसपैठ हो रही है इसको किसी तरह हम सब्सिडाइज तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये कहना कि हमने कॉन्फ्लिक्ट और कॉमर्स को डिहाइफनेट कर दिया है ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है जब इतनी भारी संख्या में भारत के सैनिक उन बर्फीले इलाकों में पिछले 3 वर्ष से तैनात हैं। अब आपको याद होगा जून 2020 में जब गलवान की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और हमारे कई जवान और अफसर वीरगति को प्राप्त हो गए, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि भारत की सरजमीन में किसी भी तरह की कोई घुसपैठ नहीं हुई। अब दिसंबर 2022 में जब डीजीपी और आईजीपी की कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां पे एक पेपर प्रस्तुत किया जाता है। जो एसएसपी लद्दाख हैं उनकी तरफ से उस डीजीपी आईजीपी की कॉन्फ्रेंस में आपके बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर सिक्योरिटी इश्यूज पर्टेनिंग टू अनफेंस्ड बॉर्डर, उस पेपर का नाम है, वो प्रस्तुत किया जाता है। और मैं उसका एक पैरा सिर्फ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये अधिकृत तौर से जो उस इलाके के एसएसपी हैं, ये उनकी तरफ से औपचारिक तौर पर जो शीर्ष स्तर की पुलिस की कॉन्फ्रेंस है उसमें ये पेपर रखा गया। उसमें ये लिखा गया है कि प्रेजेंटली दे आर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम कोराकोरम पास टू चूमर which are to be patrolled regularly by the Indian security forces. Out of these 65 patrolling points, our presence is lost in 26 patrolling points, that is patrolling points number 5 to 17, 24 to 32, 37, 51, 52 and 62 due to restrictive or no patrolling by the Indian security forces. Later on, China forces us to accept the fact that as such areas have not seen the presence of the ISF or civilians since long. The Chinese were present in these areas.
This leads to a shift in the border under control of the Indian security forces towards the Indian side, and a buffer zone is created in all such pockets, which ultimately leads to a loss of control over these areas by India. This tactic of PLA to grab land inch by inch is known as salami slicing. अब ये किसी विपक्ष के सांसद या नेता का आरोप नहीं है, ये एक जिम्मेवार पुलिस अधिकारी जो उस इलाके में तैनात है, वहां की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके पास है, उन्होंने अधिकृत तौर पर यह बात एक लिखित रूप में डीजीपी और आईजीपी की कॉन्फ्रेंस के सामने रखी। तो ये बात एक विरोधाभास है। या तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो सही है कि भारत की सरजमीन में कोई घुसपैठ नहीं हुई, या ये जो कागज, ये जो पेपर अधिकृत तौर से, औपचारिक तौर से पेश किया गया है, ये पेपर सही है, क्योंकि यही वो 2000 किलोमीटर हैं जिसके बारे में निरंतर और लगातार ये बात उठती आई है कि ये 2000 किलोमीटर जो भारत की सरजमीन है, वी हैव लॉस्ट टू चाइना। सितंबर 2020 से, जब घुसपैठ के बाद पहली बार संसद का सत्र या संसद मिली, तब से लेकर 2023 तक निरंतर और लगातार हर सेशन में लगभग हर दिन हम ये मांग करते आए हैं कि नियंत्रण रेखा पर वास्तविक परिस्थिति क्या है, उसके ऊपर संसद में एक विस्तृत चर्चा की जरूरत है। विस्तृत चर्चा तो छोड़ो, अगर आप चीन पे सवाल भी लगाओ तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे एडमिट नहीं किए जाते। 56 सवाल तो मेरे ही हैं सितंबर 2020 से लेकर ये फरवरी मार्च 2023 तक, जिनको एक वो रूल है 41 समथिंग, उसके तहत सिरे से खारिज कर दिया गया। और ये सिर्फ मेरा हाल नहीं है, जितने भी सांसद हैं, कहीं सत्ता पक्ष से भी संबंधित है, चीन के ऊपर किसी भी सवाल को एडमिट करने के लिए, जवाब देने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है। और ये बात और गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि हाल ही में चर्चा है कि चीन और भूटान के बीच जो सरहद को लेकर वार्तालाप है, वो एक बहुत एडवांस स्टेज पे है। भूटान के जो राजा हैं वो हाल ही में भारत आए हुए थे, शायद अभी भी भारत में हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन तो दिया है, पर ये चिंता सभी को है कि डोकलम घाटी को लेके ऐसा कोई समझौता ना हो जाए जिससे भारत की जो सामरिक सुरक्षा है उसके ऊपर सीधा सीधा असर पड़े। और इसीलिए हम आपसे, आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि 18 राउंड जून 2020 से लेकर अब तक मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स हुई हैं। अभी फरवरी 2023 में चीन में भारत के जो डिप्लोमैट्स हैं और चीन के डिप्लोमैट्स हैं, उनके बीच वार्ता हुई है, इसे वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। पर इस सारी बातचीत में क्या निचोड़ निकला है?
ये जो चीन में बातचीत हो रही है उसका क्या वेरवा है। सरकार की तरफ से इसके ऊपर ना कभी कोई वक्तव्य आता है, ना कोई प्रतिक्रिया आती है, और संसद में बहस की बात तो आप छोड़ ही दो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज एन ओपेसिटी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। और इसीलिए एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम सरकार से ये मांग करते हैं कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, लीडर्स के स्तर पर मीटिंग बुलाई जाए, और भारत और चीन, क्योंकि संसद चल नहीं रही है, नहीं तो बेहतर यह रहता कि संसद में इसके ऊपर चर्चा होती। उसकी परंपरा है, जब 1962 का युद्ध चल रहा था तो 7 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच 165 सांसद लोकसभा और राज्यसभा में एक व्यापक बहस जो भारत चीन रिश्तों के ऊपर हुई, जो सरहद के ऊपर परिस्थिति थी, तनाव था, उसको लेकर एक व्यापक बातचीत, एक व्यापक बहस संसद में हुई। तो इसलिए आज हम ये मांग करना चाहते हैं, क्योंकि 3 वर्ष हो गए जब से ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है, कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सारे विपक्ष को भरोसे में लेके, कॉन्फिडेंस में लेकर विस्तार पूर्वक सरकार को यह बताना चाहिए कि पिछले 3 वर्ष का जो घटनाक्रम है उसका वेरवा क्या है, और ये जो ऑनगोइंग नेगोशिएशंस हैं इसका एक सार, एक समरी सरकार को विपक्ष के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके समक्ष रखनी चाहिए। If you want to repeat in English, I can do it, otherwise we can leave it here. It's been 3 years now since the standoff with China on the line of actual control commenced in the May of 2020. And first of all, we would like to place on record our highest appreciation for the Indian Armed Forces, which have not only ensured that intrusions from China are checked, but have also repudiated and repulsed the Chinese on a number of occasions. However, there are certain fundamental questions which still remain unanswered. And that fundamental question is, how and why did an intrusion or a transgression on such a large scale at multiple points along the line of actual control actually take place? And the reason why this question becomes germane is because from 1993 till 2013, a number of agreements were put in place and an entire architecture was constructed in order to manage an undemarcated and undelineated border with China. This question also becomes all the more relevant as to why an intrusion on such a large scale happened, is because the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has interacted with President Xi Jinping since 2014, a record 19 times. He has visited China 5 times, which is in itself a record, because no Prime Minister since 1947 has visited China so often. Moreover, there have been these informal summits in Wuhan and Mamallapuram. And notwithstanding this continuous interaction, you had Chumar in 2014, you had Doklam in 2017, you had Galwan
In 2020, you had the Yangtze River incident in the December of 2022. So this is one side of the story. On the other side, the Sino-Indian trade relationship seems to be booming. In the year 2022, the Sino-Indian trade touched $136 billion. India imported from China goods and services worth $119 billion, exported a meager $17.5 billion, and there is a $101 billion trade deficit in favor of China. So the question arises, are we at some level advertently or inadvertently subsidizing the transgressions by China? This becomes even more important because after the unfortunate incident in Galwan in June 2020, when we lost officers and men of the Indian Army, the Prime Minister went on record in an all-party meeting to say that there hasn't been any Chinese transgression on Indian territory. Now, if that statement is correct, you need to juxtapose it with a paper written by the Senior Superintendent of Police of Leh, a paper presented to the Conference of Director Generals of Police and Inspector Generals of Police, but obviously not discussed for obvious reasons, in which it is clearly written that India has lost access to 25 of the 65 patrolling points along the line of actual control. Now, if this assertion made by a responsible police officer is correct, this is those 2,000 kilometers which the opposition says are the butt of Chinese transgression. And obviously, if we are not patrolling it, then we do not have access or control to it. This becomes even more germane because you have the Bhutan-China boundary negotiations going on. Though the Bhutanese king has assured India that Indian concerns and sensitivities would be taken on board, but the question still remains that whether our sensitivities, Kwe Doklam, which overlooks our chicken neck in the northeast, will be fully taken care of or not. There have been 18 military-to-military talks between the Indian Army and the People's Liberation Army. There has been a meeting of the Joint Working Group which manages the border in the February of 2022. But there's a complete opacity. Government is completely unwilling to countenance any discussion on China. Despite repeated efforts in September 2020, government has stonewalled any discussion in Parliament on China. And it's been taken to an extent whereby even questions asked with regard to the border transgressions are not entertained. Close to 65 questions that I asked between September 2020 and now have been struck down using a specious rule. So therefore, under those circumstances, we would like to demand that the government takes the opposition into confidence, convenes a meeting of the senior leaders of the opposition, and comprehensively briefs them about the developments as they have evolved over the past 35 months, and also appraise them as to what is the status of these military-to-military talks, as well as the negotiations which currently seem to be playing out between China and India. Thank you very much for your indulgence and patience. The floor is all yours. First, we'll take questions with regard to China. If there are any questions with regard to China, we'll take them first, and after that, if there's anything else,
I'll try and address it. देखिए, हमको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जब सरकार के अपने अधिकारी जो उस इलाके से संबंध रखते हैं, जो उस इलाके की सिविलियन सुरक्षा है, जिनकी जिम्मेवारी है, जिम्मेवार अफसर है, उन्होंने एक बाकायदा पेपर लिखा है और उस पेपर में उन्होंने साफ तौर पर जो परिस्थितियां हैं उनका जिक्र किया है। तो अब तो कोई विपक्ष आरोप थोड़ी लगा रहा है, और भारत की सरहद कोई आरोप प्रति आरोप का मुद्दा नहीं है। पर अगर जिम्मेवार अफसर सरकार के संज्ञान में कोई बात लेके आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तो कोई तथ्य होगा, और इसीलिए हमारी ये बराबर मांग रही है कि संसद में इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, विस्तार पूर्वक चर्चा होनी चाहिए। संसद की परंपरा रही है। मैंने 1962 का जिक्र किया। 1971 में जब बांग्लादेश की संरचना भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की, तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, और उस शीतकालीन सत्र में एक तरफ युद्ध चल रहा था, एक तरफ शीतकालीन सत्र चल रहा था, और प्रधानमंत्री और उस समय के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम जी लगातार संसद को अवगत कराते थे कि सरहद के ऊपर, क्योंकि दोनों पश्चिमी फ्रंट और जो पूर्वी फ्रंट है वो खुले हुए थे, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। तो इसलिए दिस opacity and paranoia is completely unnecessary. देखिए, आप दोनों ने बहुत ही गंभीर सवाल पूछे हैं और इसका मैं सटीक जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको याद होगा कि 2013 में जब मई 2013 की बात है, जब चीन के प्रधानमंत्री को भारत आना था और उनका पहला विदेश दौरा था, तो डेप्सैंग में इसी तरह से घुसपैठ हुई थी, और उस समय की यूपीए की सरकार ने बहुत ही दृढ़ता से और कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए चीन को साफ साफ ये संदेश दिया था कि जब तक ये घुसपैठ रोल बैक नहीं होगी तो चीजें आगे नहीं चल सकती। और अगर आप उस समय का जाके घटनाक्रम देखिए, डेप्सैंग की जो घुसपैठ थी, वहां से जो पीएलए के सैनिक थे वो वापस गए थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये पहली बार नहीं है कि घुसपैठ हुई थी, पर यूपीए की सरकार ने उसको जिस तरह से हैंडल किया था, उस हैंडलिंग की वजह से उन लोगों को वापस जाना पड़ा। जहां तक अरुणाचल प्रदेश का सवाल है, अब इस तरह का जवाब देना कि ये तो पहले भी हुआ है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। पहले जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों को रीनेम करने की कोशिश की, तो उस समय की यूपीए की सरकार की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया और बहुत प्रोफाउंड प्रोटेस्ट हुआ था।
और इसलिए हम उम्मीद करते थे कि सरकार की तरफ से, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, चाहे प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, एक तीव्र प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी कि इस तरह की भारत की प्रभुसत्ता के ऊपर प्रश्न लगाने की कोशिश की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसकी जितनी भर्त्सना हो सके उतनी कम है. That action in words is even missing from this government. देखिए, हमारा ये मानना है कि भारत की संसद के लिए भारत की रक्षा और सुरक्षा से सर्वोच्च और कोई मुद्दा नहीं हो सकता. और भारत की रक्षा और सुरक्षा के ऊपर अगर भारत की संसद में बहस नहीं होगी या भारत की संसद में चर्चा नहीं होगी तो और कहां पे चर्चा होगी? द गवर्नमेंट इज आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट. और मैंने कई उदाहरण दिए कि जब जब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर चुनौती आई तो उस समय की जो सरकारें थी, उस समय की सरकारों ने कोई उससे बचने की कोशिश नहीं की. उन्होंने साफ तौर पे जो परिस्थितियां थी वो संसद के समक्ष रखी और संसद ने एक स्वर में, चाहे सत्ता पक्ष के सांसद हों चाहे विपक्ष के सांसद हों, सभी ने एक स्वर में यह कहा कि भारत की जो एकता और अखंडता है, भारत की प्रभुसत्ता है, उसके साथ कभी हम कोई समझौता ना करेंगे और ना होने देंगे. मेरा कहने का मतलब यह है, दिस इज नॉट अबाउट द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन. अगर सरकार इसके ऊपर चर्चा कराती है तो इससे सरकार के ही हाथ मजबूत होंगे. आपको याद होगा कि 1994 में भारत की संसद ने एक सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पारित किया था कि द ओनली अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन इज द रिक्लेम ऑफ दोज टेरिटरीज ऑक्यूपाइड, इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान. उस रेजोल्यूशन को 2012 में फिर से सर्वसम्मति से भारत की संसद ने दोहराया. तो ये भारत की संसद की परंपराएं हैं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर. तो इसीलिए ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये सरकार ये चर्चा से, मैं बहस भी नहीं कहूंगा, चर्चा से इतना बचना क्यों चाहती है. देखिए, मैंने किताब पढ़ी नहीं है, किताब का भी विमोचन नहीं हुआ है. मैं खुद 5 किताबें लिख चुका हूं. तो जब किताब सार्वजनिक तौर पे आएगी, उसको पढ़कर अगर कोई प्रतिक्रिया बनती होगी तो जरूर आपके समक्ष रखेंगे. देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं मौसमी जी. आप ये बात समझती हैं कि जब किसी किताब या किसी पुस्तक की चर्चा की जाए तो उस पुस्तक को जब तक पढ़ ना लिया जाए उसके ऊपर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है. जब किताब सार्वजनिक हो जाएगी, उसको पढ़ने के बाद जो प्रतिक्रिया बनती होगी वो प्रतिक्रिया जरूर आपके समक्ष रखेंगे. See, this rewriting of history has been an ongoing endeavor with the RSS BJP. This is not the first time that this has happened. I recall even
during the first and second NDA government in 1998 and 1999. This particular project was then being unveiled. But the only thing I would like to say is that you can distort history, but you can't erase it. The truth has a way of manifesting itself. And so therefore, ultimately, history bears testimony to the fact that those who have tried to rewrite history have actually been written out of history. देखिए, ऐसा है कि ये पहली बार ऐसी कोशिश नहीं हुई है। जब एनडीए भाजपा की पहली और दूसरी बार 98-99 में सरकार बनी थी, तो इसी तरह से एनसीईआरटी का सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश की गई थी। पर इतिहास इस बात का गवाह है कि जो इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं, वो खुद इतिहास के कूड़ेदान में पहुंच जाते हैं। इसी पे कुछ है आपका? और इसी के ऊपर कोई, हाँ, देखिए, जहां तक श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संबंध है, ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। जिस व्यक्ति ने एक चुनी हुई सरकार, मध्य प्रदेश में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अवैध तरीके से गिराया, उसको किसी और के ऊपर लांछन लगाने का कोई हक नहीं है। और आज मैं यहीं छोड़ देता हूं, इतिहास के पन्ने नहीं खोलूंगा, वो किसी और दिन के लिए छोड़ते हैं। Well, this country looks up to the Supreme Court to safeguard civil liberties. And whenever the Supreme Court stands for our constitutional values, the country actually breathes a breath of fresh air. Thank you very much. देखिए, अगर कोई ऐसा फैसला आया है, मेरे संज्ञान में नहीं है। जैसे मैंने पुस्तक की बात की थी, उच्चतम न्यायालय के फैसले को बगैर पढ़े किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा गया है, उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। फैसले को संज्ञान में लेने के बाद, पढ़ने के बाद अपने बाकी, क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियां इकट्ठी होकर गई थी, उनसे राय मशवरा करने के बाद ही इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया बनती है। थैंक यू।